Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue this chapter 5 of science separation of substances. तो हमने लास्ट टू पार्ट्स में काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए कि सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, फिर सब सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, फिर एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने थोड़ा सा इंट्रो लिया था मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में, सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में डिस्कस किया था, चर्निंग के बारे में, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन and sieving, decantation, evaporation, filtration, handpicking, loading, sedimentation, saturated solution, solution threshing and winnowing। ये सारी चीज़ों के बारे में आप लास्ट पार्ट में चेक कर सकते हो कि हम इन सब के बारे में सबका मतलब देख चुके हैं कि इन सब में हम क्या पढ़ने वाले, सबका शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो आज हम उन्हीं प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस एक्चुअली में होता कैसे है एंड सेपरेशन कैसे करी जाती है, क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है, पर्पस क्या है, सेपरेटेड कंपोनेंट का क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहली आपकी जो सेपरेशन टेक्निक आती है वो आती है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग में हमने क्या पढ़ा था, ये कैसा प्रोसेस होता है? इट इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो जो ग्रेन सेपरेट करते हैं स्टॉक से, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। तो ग्रेन और सीड्स ऑफ प्लांट लाइक राइस एंड व्हीट सर्व एज सोर्सेस ऑफ फूड। तो आप देखोगे जो ग्रेन या सीड होते हैं, मतलब उसी को कहते हैं, जो प्लांट जैसे कि राइस या व्हीट के जो इनके ग्रेन या सीड्स होते हैं, ये हमारे सोर्स ऑफ फूड का काम करते हैं। इन्हीं से हमें खाना मिलता है, हम खाना खाते हैं। द फ्लोर आटा दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग चपाती इज मेड फ्रॉम व्हीट ग्रेन्स। और जो आप आटा खाते हो जिसे हम फ्लोर भी कहते हैं, मतलब जो चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये आपको कहाँ से मिलता है? व्हीट के ग्रेन से मिलता है। आफ्टर दीज क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड और कट, द grains you need to be separated from the stalks, the dried stems. This is done by threshing। तभी मैंने आपको थ्रेसिंग के बारे में पहले ही बताया कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टॉक से ग्रेन को सेपरेट कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। तो ग्रेन आप जानते हो, ग्रेन या सीड जैसे राइस या व्हीट जैसे प्लांट का हमारे सोर्स ऑफ फूड होते हैं। एंड जो व्हीट के ग्रेन्स होते हैं, हम उसका मतलब यूज करते हैं, उससे हम आटा बनाते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग चपातीज। एंड आफ्टर दिस क्रॉप्स हैव बीन कट, जब ये क्रॉप कट हो जाते हैं तो जो ग्रेन्स है उसको सेपरेट करने की नीड होती है, ताकि हमें ग्रेन मिल सके और उस ग्रेन का यूज करके हम आटा बना सके एंड उस आटा का यूज करके हम चपाती बना सके। तो जो ग्रेन दैट इज नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स, और स्टॉक्स क्या होते हैं? जो ड्राइड स्टेम्स होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टॉक्स कहते हैं। तो स्टॉक्स से ग्रेन को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज डन बाय थ्रेसिंग। नेक्स्ट आपका आता है द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें हम हार्वेस्टेड क्रॉप्स, मतलब जो कट हो चुके हैं क्रॉप्स, उनको बीट करते हैं, मारते हैं टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक से ग्रेन सेपरेट करने के लिए, इसे ही हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। इट इज डन मैनुअली बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो ये मैनुअली भी कर सकते हैं हैंड की हेल्प से या फिर मशीन की हेल्प से। तो आप देखो थ्रेसिंग कैसे की जा रही है। ये आपके हार्वेस्टेड क्रॉप्स है और ये देखो मैनुअली हैंड से ये बीट कर रहा है हार्वेस्टेड क्रॉप को, ताकि जो हमारा ग्रेन है वो स्टॉक से सेपरेट हो जाए। So this is the process which is done by threshing, and manual threshing is done by holding a pile of crop and beating it on a rock or a hard surface। तो मैनुअल थ्रेसिंग मतलब हाथ से थ्रेसिंग कैसे की जाती है? तो हम एक पाइल ऑफ क्रॉप लेते हैं, देखो ये है ना पाइल ऑफ क्रॉप। हम पाइल ऑफ क्रॉप लेते हैं, मतलब काफी क्रॉप का वो लेते हैं, गुच्छा सा लेते हैं एंड उसे बीट करते हैं, मारते हैं किसी रॉक या हार्ड सरफेस से, जिससे क्या होता है? दिस लूजन्स एंड सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। जिससे वो लूज कर देती है, मतलब लूज मतलब काफी हल्का कर देती है एंड सेपरेट करती है ग्रेन को स्टॉक से। समटाइम्स थ्रेसिंग इज ऑल्सो डन बाय क्रशिंग द हार्वेस्टेड स्टॉक्स यूजिंग बुलक्स। तो बुलक्स का यूज कर भी कभी कभी हम थ्रेसिंग का यूज करते हैं बाय क्रशिंग द हार्वेस्टेड स्टॉक्स। तो ये थ्रेसिंग के बारे में था। वी थ्रेसिंग is also done with the help of machines like the combine harvester। Threshed grains may still contain the seed covering and tiny pieces of leaves or stem collectively called chaff। These are
these are separated by winnowing. तो अब जैसे थ्रेसिंग हो गई, थ्रेसिंग को हम मैनुअली भी कर सकते हैं और बुलक की हेल्प से भी कर सकते हैं एंड मशीन की हेल्प से भी कर सकते हैं, दैट इज कंबाइंड हार्वेस्टर। फिर जो थ्रेश्ड ग्रेन्स है, मतलब थ्रेसिंग करने के बाद जो ग्रेन हमें जो मिलता है, ऑब्टेन होता है, उसके मतलब उसमें भी कभी कभी क्या होता है, उसके अंदर उसके ऊपर स्टिल सीड की कवरिंग्स होती है, टाइनी पीसेस ऑफ लीव्स होते हैं, छोटे छोटे पत्ते के टुकड़े रह जाते हैं या स्टेम रह जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। तो इसी चीज को अलग करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस का यूज करते हैं, विनोइंग का यूज करते हैं। और चैफ को हम हिंदी में भूसा कहते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, अब थ्रेस हो गया ग्रेन, थ्रेश्ड ग्रेन्स के बाद अभी मैंने बताया वो सीड की कवरिंग होती है, टाइनी पीसेस ऑफ लीव्स होते हैं और या स्टेम होते हैं, उसे हम चैफ कहते हैं, दैट इज योर भूसा। तो अब हम भूसा को अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, विनोइंग कहेंगे। तो अब विनोइंग के बारे में पढ़ लेते हैं। द मेथड यूज टू सेपरेट chaff फ्रॉम द ग्रेन बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। तो विनोइंग किसकी हेल्प से हो रहा है, विंड या ब्लोइंग एयर की हेल्प से हो रहा है। तो वो मेथड जिसमें हम chaff को ग्रेन से सेपरेट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ chaff एंड ग्रेन इज टेकन इन अ विनोइंग बास्केट। द फार्मर स्टैंड्स एट अ हायर लेवल एंड लेट्स द मिक्सचर फॉल टू द ग्राउंड। तो इसमें क्या होता है, जो मिक्सचर होता है चैफ का एंड ग्रेन का, उसे एक हम विनोइंग बास्केट में डालते हैं और फिर वो एक हायर लेवल पे, जैसे ये लेडीज को देख रहे हो आप, इसमें सूप, हम क्या कहते हैं, सूप कहते हैं ना हिंदी में, ये सूप है, सूप में हमने इसमें क्या किया, थ्रेश्ड ग्रेन्स डाल दिए, मतलब थ्रेसिंग करने के बाद जो ग्रेन होते हैं इसके अंदर, किसका मिक्सचर है ये, ग्रेन्स का एंड सैफ का, मतलब भूसे का। तो इसमें हम वो एक हायर लेवल पे वो जो फार्मर है वो खड़ी हो गई है विनोइंग बास्केट लेके। The grain being heavier falls almost vertically where the lighter chaff is carried away by the wind and forms a separate heap away from the grain। तो अब देखो इससे क्या हो रहा है, ये लेडीज लेके खड़ी थी, अब इसने क्यों लेके खड़ी है, तो जाकी जो डायरेक्शन ऑफ एयर है, भूसा क्या होता है, चैप क्या होता है, काफी लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, जिस डायरेक्शन में आपका एयर होगा उसी डायरेक्शन में आपका जो चैप होता है, हस्क होता है, भूसा, वो उस डायरेक्शन में निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो ग्रेन्स जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे वर्टिकली फॉल होते हैं, जो कि एक हीप सेपरेट करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो यही आपका क्या होता है, विनोइंग प्रोसेस होता है। एंड द सेपरेटेड stuff is used as a fodder for cattle. The direction of the wind plays an important role in the process of winnowing. तो आपका एक बार पूरा फटाफट से रिकैप ले लेते हैं कि इस मेथड में हो क्या रहा है। तो इसमें हम सैफ को ग्रेन से रिमूव कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर। तो जिस डायरेक्शन में आपकी एयर हवा बहेगी उसी डायरेक्शन में आपका जो हस्क है, लाइटर पार्टिकल है, वो दूर हो जाएगा, और जो आपका ग्रेन है वो वर्टिकली फॉल होगा, विच विल फॉर्म अ हीप ऑफ योर ग्रेन। फिर जो आपका हस्क, जो सेपरेटेड हस्क जो बचा हुआ था, उसका क्या होता है, तो उसको हम एज अ फॉडर, मतलब कैटल के लिए चारा का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है इसमें। डायरेक्शन ऑफ एयर पे हमारा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायरेक्शन ऑफ एयर, कि अगर मान लो अगर हवा ही ना हो तो फिर तो आपका हस्क सेपरेट ही नहीं हो पाएगा, और फिर विनोइंग प्रोसेस हेल्पफुल ही नहीं होगी, मतलब विनोइंग प्रोसेस कंडक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो विनोइंग के लिए जो हमारा एयर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विंड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था विनोइंग प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम हस्क को सेपरेट कर रहे हैं ग्रेन से। तो थ्रेसिंग के बारे में पढ़ लिया। थ्रेसिंग में देखो फिर से क्या होता है, एक बार फटाफट से एक बार देख लेते हैं। थ्रेसिंग में क्या होता है, ग्रेन या सीड को अलग कर रहे हैं हम स्टॉक से। फिर जो ग्रेन मिल रहा है उसमें थोड़े बहुत हस्क वस्क है, चैफ है, तो हम उसको अलग कर रहे हैं, ग्रेन और सैफ को अलग कर रहे हैं हम विनोइंग के प्रोसेस से। तो ये सारी चीजें आपकी थ्रेसिंग एंड विनोइंग की हो गई। नेक्स्ट आपका टेक्निक आता है हैंड पिकिंग टेक्निक। हैंड पिकिंग का मतलब ही समझ में आ रहा है, हैंड का यूज होगा, हाथ से पिक करना, उठाना। So rice, wheat, pulses, etc. that we buy from the market may contain impurities, unwanted or harmful particles in the form of small stones, unwanted grains, etc. Often these impurities look very different from the food item and can be spotted easily. The method of separation used in such a case is hand picking.
एंड यू कैन सी इन दिस फिगर दिस मेथड इज प्रेफर्ड। चलो पहले इतना बता देती हूँ। जब आप देखोगे हम कोई भी चावल खरीदते हैं, वीट खरीदते हैं या दाल खरीदते हैं मार्केट से, तो उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज होती है। इम्प्योरिटीज यानी अनवांटेड या हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका छोटे छोटे कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए या अनवांटेड ग्रेन्स हो गए, तो ये ना काफ़ी अलग से विजिबल होते हैं, काफ़ी अलग से ये दिखते हैं। तो जिस आप फिर उसको हाथ से ही उठा के उसको सेपरेट कर सकते, जैसे आपको मान लो चावल है, व्हाइट कलर के चावल है, उसमें ब्लैक ब्लैक कंकड़ आपको इजिली स्पॉट हो जाते हैं, काफी इजिली दिख जाते हैं, तो आप उसको हैंड से रिमूव कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं, जिसमें हम हैंड की हेल्प से अनवांटेड ये पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं किसी भी आइटम से, किसी भी मिक्सचर से। तो हमें ये सेपरेशन क्यों ज़रूरी है? हैंड पिकिंग हम किन केसेस में यूज़ कर सकते हैं, कब ये प्रेफर होता है? व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज स्मॉल, जब इस मिक्सचर की क्वांटिटी स्मॉल है, मान लो बहुत बड़ा मिक्सचर है, काफ़ी बड़ा है, तो आपका हैंड पिकिंग में कितना टाइम लग जाएगा, आप तो यूज ही नहीं कर पाओगे। एंड द अनवांटेड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज, और जो इम्प्योरिटीज है काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज में जब प्रेजेंट हो, मिक्सचर की क्वांटिटी जब स्मॉल हो, एंड द साइज, shape और color of the unwanted substance is different from that of the usual one। और जैसे अभी चावल और कंकड़ का एग्जांपल लिया कि व्हाइट कलर के आपके जो होते हैं राइस होते हैं, कंकड़ ब्लैक कलर सॉरी कलर के होते हैं, तो इजीली विजिबल होते हैं। तो इससे हम इजीली मतलब हैंड पिकिंग बहुत जल्द की हेल्प से हम फटाफट सेपरेट कर सकते हैं, तब हैंड पिकिंग प्रेफर की जाती है। मान लो मिक्सर की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, इम्प्योरिटीज ज्यादा है, शेप और साइज, यूजफुल कंपोनेंट अनयूजफुल कंपोनेंट दोनों का सेम है, तो आप हैंड पिकिंग कैसे करोगे? वो तो इजीली स्पॉट ही नहीं होंगे। तो कब कब ये प्रेफर किए जाते हैं? जब मिक्सर की क्वांटिटी स्मॉल हो, अनवांटेड सब्सटेंस यानी इम्प्योरिटीज स्मॉल हो, और जो साइज, शेप और कलर होता है अनवांटेड सब्सटेंस का वो डिफरेंट हो यूजफुल कंपोनेंट से, तब हम हैंड पिकिंग का यूज करते हैं। और बेस्ट एग्जांपल इसमें आ गया स्टोन्स को सेपरेट करना फ्रॉम राइस। तो तीन मेथड हो गए, थ्रेसिंग, विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। एंड आपका नेक्स्ट मेथड आता है सीविंग। तो सीविंग का मतलब होता है, मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम छानते हैं या चालना। आप देखोगे कि जब आप आटा या रोटी बनाने जा रही होती है मम्मी, तो पहले जो मम्मियाँ होती हैं वो आटे को क्या करती है, छानती है ना, छलनी का यूज़ करके। तो ये प्रोसेस, या फिर आप चाय बनाते हो, तो आप चाय पत्ती कैसे अलग करते हो? सीविंग के प्रोसेस से ही तो करते हो, छानते हो चाय को। तो चाय जो होता है आप उसको पीते हो, चाय पत्ती आप किसी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हो फॉर योर प्लांट्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती है, सीविंग में होती है। तो सीविंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि सीविंग हम यूज़ कब करते हैं। If the components of a mixture are of different sizes, they can be separated by sieving। तो सीविंग कब यूज की जाती है? जब किसी मिक्सर में जो कंपोनेंट्स हो डिफरेंट साइज के हो, ठीक है, तब हम सीविंग का यूज करते हैं। ये नहीं कि जब पता चला दोनों का सेम साइज है तो फिर तो सीविंग हो ही नहीं पाएगी। मान लो बड़े पार्टिकल्स, मान लो काफी बड़े पार्टिकल्स है, तो सीव मतलब वो जो छन्नी होती है आपको उसी में रिमेन हो जाएंगे। तो अगर दोनों का पार्टिकल्स डिफरेंट हो तब हम सीविंग का यूज कर सकते हैं। और हैंड पिकिंग का हम कब करते थे? जब उसमें शेप, साइज एंड कलर तीनों डिफरेंट होते थे अनवांटेड सब्सटेंस के यूजफुल कंपोनेंट के कंपेयर में, तब हम हैंड पिकिंग का यूज करते थे। और विनोइंग थ्रेसिंग में तो आप जानते हो, उसमें तो आप खाली हस्क सेपरेट कर रहे होते थे और ग्रेन सेपरेट कर रहे होते थे स्टॉक से। तो सीविंग तब यूज करते हैं जब पार्टिकल्स का डिफरेंट साइज होता है, एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग। द स्मॉलर कंपोनेंट पासेस थ्रू द पोर्स ऑफ द सीव। तो सीव्स में जो पोर्स होती है वो स्मॉलर कंपोनेंट उससे पास हो जाता है, वेयर एज द लार्जर कंपोनेंट जैसे कि स्टोन्स हो गए, हस्क हो गए, वो इज लेफ्ट बिहाइंड इट, वो पीछे ही रह जाते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड इन सम होम्स टू सेपरेट व्हीट ब्रांड द बिगर पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लोर। तो वही अभी मैंने आटे का एग्जांपल आपको दिया था ना, कि मम्मियाँ छानती हैं आटे को, बिगर पार्टिकल्स को सेपरेट करती हैं फ्लोर से। नेक्स्ट आपका आता है, however sieving wheat flour is not advisable as wheat bran which is removed during sieving is very rich in nutrients and is also rich is better to remove visible impurities by hand picking। लेकिन ऐसा एडवाइजेबल होता है कि जो हमें मतलब आटे को है ना वो छानना नहीं चाहिए। सीविंग इज नॉट एडवाइजेबल, क्यों? क्योंकि जो व्हीट ब्रेड मतलब वो जो आटे की भूसी होती है जो हम सेपरेट करते हैं सीविंग के ड्यूरिंग मतलब सीविंग के दौरान, तो उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स रिच होती है, उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट होता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि जो विजिबल इम्प्योरिटीज है आप उसको हैंड पिकिंग से ही रिमूव कर दो, व्हीट ब्रेड को सीव ना करो, तो ये एडवाइजेबल होता है।
नेक्स्ट आपका टेक्निक आता है सीविंग के बारे में, या अभी और चीजें हैं। द प्रोसेस ऑफ सीविंग इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो ये सीविंग का एक और एग्जांपल, अभी हमने वीट फ्लोर के बारे में पढ़ा था, एक और एग्जांपल है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन किस का काम चल रहा होगा तो आप देखोगे कि जो बालू वालू होता है उसमें जो पत्थर वत्थर होते हैं, हम ये वाला प्रोसेस आप देखोगे कि ये सीव का यूज करके, मतलब इसमें बालू डालते हैं, जो इसमें पत्थर कंकड़ जो भी होते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो इसमें सीव में रह जाती है, बिगर पार्टिकल्स, और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इससे पास थ्रू हो जाती है। द स्टोन्स एंड पेबल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर रिमेन इन द सीव एंड द फाइन सैंड पार्टिकल्स पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव। तो ये प्रोसेस सैंड से पेबल या स्टोन को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, जिसमें जो स्टोन्स और पेबल्स है मिक्सचर के वो सीव में ही रह जाते हैं, और जो फाइन सैंड पार्टिकल्स, मतलब जो काफी छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स होते हैं जो यूजफुल होते हैं, वो पास थ्रू हो जाते हैं। तो सीविंग का हमने दो एग्जांपल पढ़ा, एक ये देख लो आटा छानने के लिए, और दूसरा स्टोन और पेबल को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम दी सैंड। So this is all about the sieving process, and there are more process also, like sedimentation, decantation, and many more things also. So we will discuss about all the process in next part. Now आज के लेक्चर में हमने मतलब काफी प्रोसेस के बारे में पढ़ा, थ्रेसिंग के बारे में पढ़ा, विनोइंग के बारे में पढ़ा, हैंड पिकिंग के बारे में पढ़ा, सीविंग के बारे में पढ़ा, फिर ये क्यों ज़रूरी होते हैं, इनसे हम कैसे, इसको हम कैसे करते हैं, एंड कहाँ-कहाँ इसके एप्लीकेशंस हैं, इन मेथड्स की सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। और भी मतलब अभी ये खत्म नहीं हुआ, और भी मेथड्स ऑफ सेपरेशन है जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे आपका सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन एंड मैनी मोर थिंग्स। And if you want to access notes for this lecture or other subjects, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes, where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up, and you will get all the lecture notes easily. And if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices, and our course include live doubt solving sessions, regular tests, full syllabus coverage, and much more to help you score better. Thank you so much.